हेलो। हेलो। 6 बजने को है, कुछ ही मिनट शेष हैं। नमस्कार भंवर लाल जी, नमस्कार। क्या शुरू किया जाए? जैसा आपका आदेश होगा। मैं आप सबसे यूँ परिचित तो नहीं हूँ, पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आप लोग मुझे सुनेंगे और एक विचार बनाएंगे। कोशिश करूँगी आपके विचारों पर खरा उतरने की। सभी को मेरा नमस्कार। बहुत सारे नए नए नाम हैं, आप सबको मेरा नमस्कार। धन्यवाद। मुझे लगा शायद आवाज़ आपको स्पष्ट नहीं आ रही है, इसीलिए कोई रिएक्शन नहीं। दो मिनट अभी शेष हैं।
वर्चुअल काव्य पाठ का यही आनंद है कि कोई कहीं भी हो वहां से सुन सकता है, देख सकता है। आप सभी को नमस्कार। 6 बज रहे हैं, क्या अब आरंभ कर देना चाहिए? अगर आप सुन रहे हैं तो जी, मैं कहना चाहूंगी कि हम लोग आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जो लिखने पढ़ने वाले हैं, हमारे कुछ दायित्व हैं इस समाज के प्रति। तो हमें हमेशा सत्साहित्य ही रचना चाहिए, जिससे आज के समाज में कुछ अच्छा हो सके। मेरी दीदी डॉक्टर रमा सिंह जुड़ गई। प्रणाम दीदी। बड़ी बहन का आशीर्वाद मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। ओह, छोटी बहन भी जुड़ गई है, नीलिमा बैस। रमा दी बहुत अच्छी गीत गजल कविताएं लिखती हैं, बहुत राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम है। तो हम आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। मैं सोचती हूं कि हम सब लोगों को मिलकर आज जो देश की स्थितियां हैं, समाज की स्थितियां हैं, उसके लिए कुछ करना चाहिए। मैं आज के इस कार्यक्रम में शुरुआत कुछ दोहों से करना चाहूंगी। मेरा मानना है कि मनुष्य को सबसे प्रेम करना चाहिए। मुझे जितना प्रेम मनुष्य से है उतना ही ईश्वर से है, और मानव से, प्रकृति से, पशु पक्षी से। प्रेम ही हमारे जीवन का आधार है। तो मैं कुछ दोहे पहले रखना चाहूंगी। देखिएगा आप, ईश्वर से जब तक हमारी डोर नहीं जुड़ती है तो देखिए क्या हाल रहता है। मेरी तुमसे नहीं जुड़ी, मेरी तुमसे नहीं जुड़ी, क्यों अब तक यह डोर। मेरी तुमसे नहीं जुड़ी, क्यों अब तक यह डोर। चहूं और अंधियार है, जाने कब हो भोर। चहूं और अंधियार है, जाने कब हो भोर। और अगर ईश्वर से हमारी आस्था बढ़ जाती है, हमें लगता है कि हमारे साथ वो है, तो देखिए क्या होता है। मेरे उसके बीच में बंधी नवल सी डोर।
मेरे उसके बीच में बंधी नवल सी डोर, मन मलंग अब हो गया, आई है नई भोर। मन मलंग अब हो गया, आई है नई भोर। प्रेम पर एक दोहा देखिए। एक नशा बस प्रेम का, चढ़ा भंग के संग। एक नशा बस प्रेम का, चढ़ा भंग के संग। दीवानी मैं हो गई, चहुं दिसी बाजे चंग। दीवानी मैं हो गई, चहुं दिसी बाजे चंग। एक और हम सब के मन में कहीं ना कहीं, हम मनुष्य हैं, हम साहित्य रचते हैं, तो हमारे संवेदनाएं भी हैं हम में, और वो संवेदनाएं हमें कई बार दर्द दे जाती हैं, दुख होता है। तो मन है गठरी दर्द की, मन है गठरी दर्द की, मत खोलो मन मीत। इस गठरी में है गजल, कुछ कविता कुछ गीत। मन है गठरी दर्द की, मत खोलो मन मीत। इस गठरी में है गजल, कुछ कविता कुछ गीत। अब जब गीत की बात हो रही है, मेरे बहुत से साहित्यकार परिचित हैं और आज तक कभी उन्होंने मेरे से गीत सुना नहीं है, और उनका आग्रह है कि मैं गीत सुनाऊं। देखिए, मुझे गाना आता नहीं है, पर अपने मित्रों के आग्रह से मैं एक गीत सुनाने का प्रयास कर रही हूं। मेरे स्वर पर उतना मत जाइएगा, शब्दों पर जरूर ध्यान दीजिएगा। खुशी में हमारे साथ सब होते हैं, हमारा परिवार, हमारा अड़ोस पड़ोस, सारा समाज हमारे साथ खुशी में खुश होता है। पर जब दुख आता है ना, तो दुख में सबके बीच भी मनुष्य अकेला होता है, अपने दुख से लड़ रहा है, अंदर ही अंदर लड़ता रहता है। तो देखिए गीत। कह कहों में तो वो साथ देते रहे, आंसुओं में मगर जी चुराते रहे। कह कहों में तो वो साथ देते रहे। दीदी ने लिखा है, कोशिशें रंग लाती हैं, प्रयास कर रही हूँ। कह कहों में तो वो साथ देते रहे, आंसुओं में मगर जी चुराते रहे। चोट पर चोट करना उन्हें रास था, हम हर एक चोट पर मुस्कुराते रहे। कह कहों में तो वो साथ देते रहे। हमारे समाज की, हमारे देश की जो स्थिति है, देखिए, जिसको समझा था माली चमन का, वही नोचने लग गया फूल की पांखुरी। जिसको समझा था माली चमन का, वही नोचने लग गया फूल की पांखुरी। आंसुओं से गमों से भरी रात में, आंसुओं से गमों से भरी रात में, गीत गाती यहाँ प्रीत की बांसुरी। हमारे देश में आज भी ये परंपरा है कई राज्यों में कि जब लड़की की विदाई होती है तो उसके दहेज के साथ एक लकड़ी का बक्सा दिया जाता है जिसमें लकड़ियां होती हैं, कि क्या पता हम पहुंच सकें नहीं पहुंच सकें। इसलिए वहां उस स्थिति को देखते हुए आगे की लाइनों पे ध्यान दीजिएगा। आंसुओं से गमों से भरी रात में,
गीत गाती यहाँ प्रीत की बांसुरी। कह रहे थे कि डोली सजाते हैं हम, कह रहे थे कि डोली सजाते हैं हम, लोग चुपचाप अर्थी सजाते रहे। कहो में तो वो साथ देते रहे, आंसुओं में मगर जी चुराते रहे। अगला बंद देखिए, प्रेम क्या है, प्रेम की ताकत क्या है। सांस के सूत में प्रीत के पुष्प को, सांस के सूत में प्रीत के पुष्प को, हमने जब भी पिरोया तो हार हो गया। जिसने हमको दिए नफरतों के सिले, जिसने हमको दिए नफरतों के सिले, क्या कहें हमको उनसे ही प्यार हो गया। एक अपना सबक ढाई आखर का था, एक अपना सबक ढाई आखर का था, वो ही पढ़ते रहे वो ही गाते रहे। कहो में तो वो साथ देते रहे, आंसुओं में मगर जी चुराते रहे। अंतिम बंद देखिए। आज पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों से मेरी इन पंक्तियों को जोड़कर समझिए। धर्म की आड़ में हो रहे जो सितम, धर्म की आड़ में हो रहे जो सितम, जिंदगी जीना कैसा हुआ है जुल्म। कोई इनको भी इतना बता दे जरा, कोई इनको भी इतना बता दे जरा, अब तो समझा है सबने धर्म व्याकरण। धर्म का अर्थ लाशें नहीं दोस्तों, धर्म का अर्थ लाशें नहीं दोस्तों, कैसे कैसे इन्हें हम बताते रहे। कहो में तो वो साथ देते रहे। आशा है मेरा गीत आपको पसंद आया होगा। अब मैं गजल की ओर चलती हूँ। गजलें बहुत कम शब्दों में बहुत गहरी बात कह जाती हैं। अक्सर लड़की की विदाई हो, लड़की का ससुराल कितना भी अच्छा हो, पर माँ कभी विदा के बाद चैन की नींद नहीं सोती। मेरी गजल का आगाज देखिए। ऐसा मैंने सपना देखा, ऐसा मैंने सपना देखा, एक लड़की का जलना देखा। ऐसा मैंने सपना देखा, एक लड़की का जलना देखा, थोड़े से धन के खातिर ही, दहेज रूपी दानव हैं, थोड़े से धन के खातिर ही गुपचुप उसका मरना देखा। थोड़े से धन के खातिर ही गुपचुप उसका मरना देखा।
जीवन की टेढ़ी राहों पर, एकदम अनजान घर में अनजान जगह जाती है और वहां जाकर वो कैसे एडजस्ट करती है। जीवन की टेढ़ी राहों पर एक नटनी सा चलना देखा। जीवन की टेढ़ी राहों पर एक नटनी सा चलना देखा। वो पानी सी मुझे लगे थी, वो पानी सी मुझे लगे थी, हर बर्तन सा ढलना देखा। वो पानी सी मुझे लगी थी, हर बर्तन सा ढलना देखा। ससुराल जैसा ससुराल मिला उसके अनुसार वो ढल गई। वो पानी सी मुझे लगी थी, हर बर्तन सा ढलना देखा। बाहर से वो सख्त बहुत थी, बाहर से वो सख्त बहुत थी, भीतर बर्फ पिघलना देखा। एक लड़की का जलना देखा, गुपचुप उसका मरना देखा। एक और गजल देखिए। हम लोग सब परेशान हैं अपने जीवन से। जीवन में ये कमी है, जीवन में वो कमी है, इतना टेंशन है, इतना वो है, फिर भी रात को सोते समय लगता है नई भोर होगी और सुबह उठ के फिर हम लग जाते हैं प्रसन्नता से अपने नए दिन की ओर। देखिए, जीवन में तो तपन बहुत है, जीवन में तो तपन बहुत है, फिर भी इसमें लगन बहुत है। जीवन में तो तपन बहुत है, फिर भी इसमें लगन बहुत है। चंचल अल्हड़ हुई जवानी, चंचल अल्हड़ हुई जवानी, मन पाखी को गगन बहुत है। चंचल अल्हड़ हुई जवानी, मन पाखी को गगन बहुत है। भीतर घुटन घुटन है दिल में। आप किसी से भी मिलिए, आप कैसे हैं? फाइन, अच्छा हूं। ये एक शब्द सिर्फ जुबान से निकलता है। हकीकत यह है कि भीतर घुटन घुटन है दिल में। कहते बाहर पवन बहुत है, भीतर घुटन घुटन है दिल में, कहते बाहर पवन बहुत है। दुनिया तुझको पाने भर को, दुनिया तुझको पाने भर को, क्या सपनों का हवन बहुत है। दुनिया तुझको पाने भर को, क्या सपनों का हवन बहुत है। दुनिया सारी ले ले मुझसे, मुझे अपने देश से बहुत प्यार है, जैसा है मेरा देश है। हम अच्छे हैं, हम बुरे हैं, पर हम सब इस देश के वासी हैं। दुनिया सारी ले ले मुझसे, मुझको मेरा वतन बहुत है, मुझको मेरा वतन बहुत है। एक दो गजलें और सुनाना चाहूंगी। एक घटना याद आती है, इस गजल से पूर्व बताना चाहती हूँ। मेरी हम उम्र मेरी एक सहकर्मिनी थी। जब वो बेटी की शादी करके आई तो स्वाभाविक होता है हम बधाई देते हैं। जब मैंने उन्हें बधाई दी तो उन्होंने कहा, व्हाट नॉनसेंस, मैं आपको सास जैसी लगती। जब जीवन में एक ओहदा मिला है, बच्चा पैदा होने के बाद आप 20-25 साल इंतजार किए हैं, और जब आप सास बन गए तो आप सास बनने का स्वीकार नहीं कर रहे। बड़ा दुख हुआ। फिर उसके कुछ समय बाद हम दो सखियां नानी बनी। अब मेरी जो सखी थी वो राजस्थान की बहुत बड़ी कवियत्री थी, उन्हें मीरा भी कहा जाता था। तो उन्होंने मुझे कहा, सुषमा जी, अपन दोनों नानी बने हैं तो कुछ तो लिखें, ये नव आगंतुक बच्चे का एहसास हमें कैसा लग रहा है, ये बच्चा हमारे जीवन में क्या लेके आया है, कुछ लिखिए सुषमा जी। तो उन्होंने एक कविता लिखी थी और मैंने एक गजल लिखी थी। आज वो गजल आपके सामने रख रही हूँ। मेरा नाती उस वक्त शायद महीने भर का भी नहीं हुआ था जब मैंने ये गजल लिखी थी। जब
उम्र बढ़ती जाती है, बहुत सारी खुशियां जीवन में नहीं होती हैं, बहुत सारे अनुभव और सच्चाइयां हमें बार बार पग पग पर संभालते हैं, तब एक नया पद पाना कितना अपने आप को गौरवान्वित करता है। देखिए, तुम आए जीवन में जैसे, तुम आए जीवन में जैसे महुआ महक गया। तुम आए जीवन में जैसे महुआ महक गया, सूना सूना मन था मेरा फिर से चहक गया। तुम आए जीवन में जैसे महुआ महक गया, सूना सूना मन था मेरा फिर से चहक गया। मधुर ऋतु ने जो की थी कोशिश वो तो व्यर्थ गई। वो तनावपूर्ण समय होता है जीवन में। मधुर ऋतु ने जो की थी कोशिश वो तो व्यर्थ गई। पतझर में ये मन का बिरवा फिर से लहक गया। पतझर में ये मन का बिरवा फिर से लहक गया। सूने उपवन में किस भौरे की, सूने उपवन में किस भौरे की गूंजी गुंजन। सूने उपवन में किस भौरे की गूंजी गुंजन। मुरझाया एक फूल खिला और खिलकर महक गया। मुरझाया एक फूल खिला और खिलकर महक गया। जीवन के प्याले में किसने भर दी है मदिरा। जीवन के प्याले में किसने भर दी है मदिरा। पीकर जिसे अचानक मन का मौसम बहक गया। पीकर जिसे अचानक मन का मौसम बहक गया। और अंतिम स्पर्श देखिए, किसी बर्फ की मौन गुफा सा था अनुरागी मन। किसी बर्फ की मौन गुफा सा था अनुरागी मन। प्रीत किरण की छूने पाकर खिलकर दहक गया। प्रीत किरण की छूने पाकर खिलकर दहक गया। सूना सूना मन था मेरा फिर से चहक गया। पतझर में ये मन का बिरवा कैसे लहक गया। आशा है आपको मेरी गजल पसंद आई होगी। एक और गजल कहना चाहूंगी। जीवन कठिन है और मनुष्य, विशेषकर हम लोग, चाहे पुरुष हो या स्त्री, हम सब कहीं कठोर होते हैं, कहीं कोमल होते हैं। दोनों ही संवेदनाएं हमारे साथ साथ चलती हैं। तो देखिए गजल, कितना मुश्किल है कठिन होके सरल हो जाना। कितना मुश्किल है कठिन होके सरल हो जाना। ठोस पत्थर का बदल करके तरल हो जाना। मुझे याद आता है कि जब तक हमारी माँ जीवित थी, हमारे पिताजी पत्थर थे, हिटलर थे। लेकिन माँ के चले जाने के बाद उनके व्यक्तित्व में इतना बड़ा अंतर आया कि कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था। तो कितना मुश्किल है कठिन होके सरल हो जाना। ठोस पत्थर का बदल करके तरल हो जाना। तुमसे ही प्यार की पूजा में कहीं चूक हुई। तुमसे ही प्यार की पूजा में कहीं चूक हुई। वरना आशा नहीं अमृत का गरल हो जाना। वरना आशा नहीं अमृत का गरल हो जाना। आज का आदमी दलदल में फंसा है सर तक।
आज का आदमी दलदल में फंसा है सर तक, कब वो सीखेगा, कब वो सीखेगा यूं दलदल में कमल हो जाना, कब वो सीखेगा यूं दलदल में कमल हो जाना। हर व्यक्ति हमें खुश दिखाई देता है, हमें पड़ोसी की थाली में घी ज्यादा दिखाई देता है, वही हाल है। देखिए, कह कहे जिनके लबों पर है सदा से ठहरे, कह कहे जिनके लबों पर है सदा से ठहरे, उनकी आंखों का कभी देखो सजल हो जाना, उनकी आंखों का कभी देखो सजल हो जाना। और वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है। तो देखिए, वक्त आएगा, निहारेगा, चला जाएगा, वक्त आएगा, निहारेगा, चला जाएगा। किसने रोका है, किसने रोका है कभी आज का कल हो जाना, किसने रोका है कभी आज का कल हो जाना। और अंतिम स्पर्श देखिए, उसने देखे हैं किरण, उसने देखे हैं किरण अश्क मेरी आंखों के, उसने देखे हैं किरण अश्क मेरी आंखों के, उसने देखा नहीं अश्कों का गजल हो जाना, उसने देखा नहीं अश्कों का गजल हो जाना। अब और आगे हम बढ़ते हैं कविता की ओर। अक्टूबर नवंबर की सुबह का आकाश याद करिए, जब सूर्योदय से पूर्व और सूर्योदय के समय भोर का आकाश लगता है भस्म आरती सा, भोर का आकाश लगता है भस्म आरती सा। सूर्योदय से पूर्व आकाश पर छाई लालिमा स्मित मुस्कान से लगती है, मानो कोई नवयोना आकंठ प्रेम में डूबी हो। सूर्योदय से पूर्व आकाश पर छाई लालिमा स्मित मुस्कान से लगती है, मानो कोई नवयोना आकंठ प्रेम में डूबी हो। और कुछ ही पलों में अरुणिम स्नेह के रंग में डूबे धीरे धीरे आते हो बाहर। सूर्य नारायण, तुम्हें कोटिशः प्रणाम, तुम्हें कोटिशः प्रणाम। कविताएं और देखिए, आप सबने यूकेलिप्टिस देखा है। यूकेलिप्टिस वहां लगाया जाता है जहां बहुत पानी होता है, दलदल होता है और वायुमंडल में नमी बहुत रहती है, क्योंकि यूकेलिप्टिस को पानी बहुत चाहिए। उसी यूकेलिप्टिस को देखिए मैंने किस तरीके से अपनी कविता में लेने का प्रयास किया है। हमें चारों ओर से घेर लिया है यूकेलिप्टिस ने, हमें चारों ओर से घेर लिया है यूकेलिप्टिस ने। इन्हें न विशेष खाद की जरूरत है न पानी की, इन्हें न विशेष खाद की जरूरत है न पानी की, बस देखते ही देखते छूने लगते हैं आकाश, बस देखते ही देखते छूने लगते हैं आकाश। मैं इन यूकेलिप्टिस से बचाना चाहती हूं तुम्हें, मैं इन यूकेलिप्टिस से बचाना चाहती हूं तुम्हें, क्योंकि ये आदतन मजबूर सोख लेना चाहते हैं मेरे अंदर का पानी और तुम में व्याप्त नमी, क्योंकि ये आदतन मजबूर सोख लेना चाहते हैं मेरे अंदर का पानी और तुम में व्याप्त नमी। हनीफ खान साहब आके जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है उनका। एक और दृश्य देखिए, प्रातःकालीन दृश्य है। कोयल की लंबी सी कूक, कोयल की लंबी सी कूक, चिड़ियों का चहचहाना, गायों का रंभाना,
शरीर को हल्की सी ठंडी सी हवा का गुदगुदाना वर्षों बाद महसूस कर रही थी। कोयल की लंबी सी कूक, चिड़ियों का चहचहाना, गायों का रंभाना, शरीर को हल्की सी ठंडी सी हवा का गुदगुदाना वर्षों बाद महसूस कर रही थी। तभी शोर उठा, तभी एक शोर उठा, आ गई, बिजली आ गई और प्रकृति अपने तमाम उपादानों व सौंदर्य के साथ खामोशी से न जाने कहाँ समा गई, न जाने कहाँ समा गई। एक और, आप मेरी बात से सहमत है खान साहब? तो एक और कविता देखिए। हम लोग साक्षरता कार्यक्रम में गांव में जाते थे और गांव में लड़कियां पहले पढ़ती थी। हम लोग प्रयास करते थे तो कुछ घरों से बहुएं भी जाने लगी और फिर शाम को कुछ महिलाएं इकट्ठी होने लगी जो दादी, नानी, माँ होती थी। तो उसी का एक छोटा सा अनुभव आगे चल के जीवन में कैसे हुआ वो इस कविता में है। बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं भोर की बेला में स्कूल जाती बहुएं और बेटियां। मुझे बहुत अच्छी लगती हैं भोर की बेला में स्कूल जाती बहुएं और बेटियां। और भी अच्छी लगती हैं सांझ ढले पढ़ती पढ़ाती माताएं, दादियां, नानियां। सांझ ढले पढ़ती पढ़ाती माताएं, दादियां, नानियां। मुझे बहुत प्यारी लगने लगी उस दिन से कचरा बीनने वाली छमियां, जिसे मैंने 10 तक गिननी सिखाई थी थैलियां। बहुत प्यारी लगने लगी उस दिन से कचरा बीनने वाली छमियां, जिसे मैंने 10 तक गिननी सिखाई थी थैलियां। और कुछ दिन बाद मेरे घर के दरवाजे पर कोयले से लिखा था 10। और कुछ दिन बाद मेरे घर के दरवाजे पर कोयले से लिखा था 10। मेरी दुआ है ये नाप ले धरती से आकाश तक की दूरियां। मेरी दुआ है ये नाप ले धरती से आकाश तक की दूरियां, पर इनके पैरों में बजती रहे प्रेम और संस्कार की पैंजनियां। देखिए, लड़की है, पढ़े लिखे, पर आने वाली पीढ़ी को प्रेम और संस्कार, संवेदनाएं वही देती हैं। तो मेरी दुआ है ये नाप ले धरती से आकाश तक की दूरियां, पर इनके पैरों में बंजती रहे प्रेम और संस्कार की पैंजनियां। हाथों में खनकती रहे अधिकार और कर्तव्य की चूड़ियां, और भाल पर चमकती रहे दिव्य दृष्टि की बिंदिया। फिर ये मुझे ही नहीं, सबको अच्छी लगने लगेंगी, सबको प्यारी लगने लगेंगी ना। ऐसी बेटियां सबको प्यारी लगने लगेंगी। एक कविता और देखिए, क्या चाहते हैं हम जीवन में। आज के इन हालातों से थोड़ा सा बदलाव चाहिए। आज के इन हालातों से थोड़ा सा बदलाव चाहिए। थोड़ी सी जमीन, थोड़ा आसमान चाहिए। आज के हालातों में थोड़ा सा बदलाव चाहिए। ओह, मेरी बेटी भी जुड़ गई, मयूरी, स्वागत है। आज के इन हालातों में थोड़ा सा बदलाव चाहिए। थोड़ी सी जमीन, थोड़ा आसमान चाहिए। छोटे छोटे सपने बस रहे हैं आंखों में। छोटे छोटे सपने बस रहे हैं आंखों में। उन्हें पूरा करने को तुम्हारा साथ चाहिए। थोड़ी सी जमीन, थोड़ा आसमान चाहिए। जैसे मैं तुम्हें देती हूं प्रेम और सम्मान, जैसे मैं तुम्हें देती हूं प्रेम और सम्मान, वैसे ही, बस उतना ही
मुझे भी सम्मान चाहिए, थोड़ी सी जमीन थोड़ा आसमान चाहिए, थोड़ी सी जमीन थोड़ा आसमान चाहिए। भीतर और बाहर की दुनिया से जूझ रही हूं अकेली ही, भीतर और बाहर की दुनिया से जूझ रही हूं अकेली ही। इन हालातों को बदलने के लिए थोड़ा सा साथ चाहिए, थोड़ी सी जमीन थोड़ा आसमान चाहिए, थोड़ी सी जमीन थोड़ा आसमान चाहिए। एक और कविता है, देखिए। कविता का शीर्षक है घास। घास पूरी धरा पर फैली रहती है। उसी घास को हम कुछ नहीं, हम पैरों तले कुचलते रहते हैं। उसी घास को मैंने किस रूप में देखा है, क्षमा चाहती हूँ। घास और बेटी दोनों अपनी अपनी माँ के लिए कितना जद्दोजहद करती हैं। माँ भी करती है, परंतु देखिए यहाँ घास क्या कह रही है। मैं घास हूं, अपनी माँ की बेटी माँ के पास हूं। मैं घास हूं, अपनी माँ की बेटी माँ के पास हूं। मैं घास हूं, तुच्छ घास। मैं घास हूं, तुच्छ घास, पैरों तले रोंदे जाने वाली, माँ की दुलारी, नाल से अलग होकर भी कभी अलग ना होने वाली। मैं घास हूं, तुच्छ घास। बार बार माली घास को उखाड़ देता है, लेकिन उसे कहीं भी पानी मिलता है और वो फिर पनप जाती है। तो माँ की दुलारी, नाल से अलग होकर भी कभी अलग ना होने वाली, मैं घास हूं, तुच्छ घास। सुनीता जी का स्वागत है। बड़ी देर में जुड़ी हैं, पर आपका स्वागत है। तो घास कविता चल रही है मेरी। मैं घास हूं, अपनी माँ की बेटी माँ के साथ हूं। मैं घास हूं, तुच्छ घास, पैरों तली रोंदे जाने वाली, माँ की दुलारी, नाल से अलग होकर भी कभी अलग न होने वाली। मैं घास हूं, तुच्छ घास। जब जब माँ पर होता है प्रहार, जब जब माँ पर होता है प्रहार, अत्याचार, बलात्कार अथवा माँ के नाम पर व्यभिचार, मैं सुरक्षा कवच बन खड़ी होती हूँ आगे, सहती हूँ सारे प्रहार। मैं धरा की बेटी घास हूँ, तुच्छ घास। मैं धरा की बेटी घास हूँ, तुच्छ घास। सूर्य के प्रचंड प्रकोप से जब जलता है माँ का तन, सूर्य के प्रचंड प्रकोप से जब दहकता है माँ का तन, तब उसे बचाने की भरसक कोशिश करती हूँ। ऊपर ही ऊपर पहले मैं जलती हूँ। मैं माँ की लाडली घास हूँ, तुच्छ घास। मैं घास हूँ। बादलों का आगमन, बादलों का आगमन हिलोरे खाता माँ का मन। बादलों का आगमन हिलोरे खाता माँ का मन, मनुष्य प्रदत्त गंदगी से सकुचाता माँ का तन। तब मैं फैल जाती हूँ धानी चुनर बन। तब मैं फैल जाती हूँ धानी चुनर बन, ढक लेती हूँ माँ की लाज। मैं माँ की लजीली घास हूँ, तुच्छ घास। मैं माँ की लजीली घास हूँ, तुच्छ घास, पैरों तले रोंदे जाने वाली, माँ की दुलारी घास हूँ, तुच्छ घास। माँ की बेटी माँ के पास हूँ। मैं घास हूँ, तुच्छ घास। कुछ और कविताएं देखिए, छोटी छोटी क्षणिकाएं हैं। बाढ़ हम सब ने देखी होगी। बाढ़ गांव में तो घरों के बाहर अभी भी होती है।
शहरीकरण होने से यहाँ बाढ़ नहीं, यहाँ बाउंड्री वॉल होती है। तो देखिए, पहले घर छोटे हों या बड़े, हर घर में एक बाढ़ होती थी। पहले घर छोटे हों या बड़े, हर घर में एक बाढ़ होती थी। आगंतुक का करती थी स्वागत, उसकी चरण रज चूम चूम कर, लहराती थी झूम झूम कर। उसकी चरण रज चूम चूम कर, लहराती थी झूम झूम कर। बाढ़ घर के आंगन को और तुलसी चौरे को रखती थी सुरक्षित। बाढ़ घर के आंगन को और तुलसी चौरे को रखती थी सुरक्षित। उसे पता था कि यह शिव की पुत्र वधू है। उसे पता था कि ये शिव की पुत्र वधू है। देवता भी जिसे करते हैं नमन, अतः बिन बोले ही, बिन कहे ही करती रही उसकी रक्षा। वो बाढ़ है, बाढ़ ही है। अब देखिए, बाढ़ प्रजाति लुप्त हो गई है। बाढ़ प्रजाति लुप्त हो गई है। बहुमंजिली इमारतों में अब बाउंड्री वॉल होती है। बहुमंजिली इमारतों में अब बाउंड्री वॉल होती है। बाउंड्री नाप देती है सीमाएं, कर देती है तेरा मेरा। बाउंड्री नाप देती है सीमाएं, कर देती है तेरा मेरा। जिसे बाउंड्री की नहीं होती जड़, बाउंड्री की नहीं होती जड़, जिसे सींचा जा सके संवेदनाओं के जल से। बाउंड्री की नहीं होती जड़, जिसे सींचा जा सके संवेदनाओं के जल से। इसीलिए सूख गया है पानी, आदमी के अंदर का भी और बाहर का भी। आदमी के अंदर का भी और बाहर का भी। आज मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ गई है और विशेष तौर से इस कोरोना काल में तो हम उसी की वजह से सुरक्षित हैं, जीवित हैं। पर देखिए, मेडिकल साइंस में नित नए प्रयोग कर, मेडिकल साइंस में नित नए प्रयोग कर हर सफलता पर खुश होते हैं। मनुष्य का जीवन बच गया, हमने कितनी बीमारियों पर विजय प्राप्त कर ली। तो देखिए, मेडिकल साइंस में नित नए प्रयोग कर हर सफलता पर हम खुश होते हैं। कई कई बीमारियों पर पा लिया है अंकुश। कई कई बीमारियों पर पा लिया है अंकुश। बढ़ गई है उम्र इंसान की, बड़े बड़े होते हैं सम्मेलन। बढ़ गई है उम्र इंसान की, बड़े बड़े होते हैं सम्मेलन। चर्चा होती है चर्चा जनसंख्या विस्फोट की। जनसंख्या बढ़ रही है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है, पूरे विश्व में हम सीनियर सिटीजन बहुत अधिक हो गए हैं। तो देखिए, इसी को एक और क्षणिका में देखिए। आज की स्थितियों में नौकरी, प्रमोशन, इन सब में उलझे हुए बच्चे, आज की पीढ़ी नहीं चाहती बच्चा। आज की पीढ़ी नहीं चाहती बच्चा। उसे प्रमोशन चाहिए, बच्चा पालने का झंझट नहीं। उसे प्रमोशन चाहिए, बच्चा पालने का झंझट नहीं। उसे नहीं चिंता है मोक्ष की। हम कहते हैं ना, लड़का अग्नि देगा मोक्ष मिलेगा। उसे नहीं है चिंता मोक्ष की, क्योंकि उसे चिंता है घर में अशक्त असमर्थ से रहने वाले उन बूढ़े बच्चों की। क्योंकि उन्हें चिंता है घर में अशक्त असमर्थ से रहने वाले उन बूढ़ों की, जिन्हें मेडिकल साइंस ने दी है लंबी उम्र। हाँ, मात्र लंबी उम्र। मेरी इन कविताओं के बाद मैं आपको एक लघु कथा सुनाना चाहूंगी। मेरी लघु कथा का शीर्षक है भगवान का रहस्य।
मीता 2 घंटे बाद कमरे से निकली तो उसकी आंखें जरूर सूजी हुई थी, पर मन शांत व निर्मल था। मन शांत व निर्मल था, किसी झील की तरह। अपमान, अपशब्द सब भूल कर लग गई काम में, चेहरे पर मुस्कान लिए। आज उसे लगा कि घर में सबसे पहले भगवान को किसी औरत ने ही स्थापित किया होगा। आज उसे लगा कि घर में सबसे पहले किसी भगवान को किसी औरत ने ही स्थापित किया होगा। शायद उस समय जब वह बंदनी थी पिता, पति व पुत्र की। शायद उस समय जब वह बंदनी थी पिता, पति व पुत्र की, स्थितियां आज भी नहीं बदली। तब वह गूंगी गुड़िया थी, अब कभी कभार बोल लेती है, पर परिवार आज भी बहू को गूंगी गुड़िया के रूप में ही चाहता है। विवाह के बाद उस अनजान घर परिवार में कोल्हू के बैल की तरह पिसती औरत शयन कक्ष में मात्र शरीर होती है। तब जब दिन भर के अपशब्दों के बाण उसे छलनी कर देते हैं, तब उसने भी तलाश लिया अपनी माँ की तरह एक भगवान, अपने कमरे में स्थापित कर लिया अपना भगवान। ऐसे ही तो नहीं बने 33 करोड़ देवी देवता। और लघु कथा के बाद एक कहानी। कहानी का शीर्षक है रौंदे हुए इंद्रधनुष। कहानी के लिए कहा जाता है कहानी की उपज कल्पना से होती है, पर कहानी कहीं ना कहीं हमारे आसपास से निकल के आती है। मात्र कल्पना से कहानी का ताना बाना नहीं बुना जा सकता। इस कहानी को लिखने के लिए मैं इनके पात्रों के पास गई, कई दिन तक उनके साथ समय गुजारा, अलग अलग जगह गई, अलग अलग जगह जाकर मिली, तब जाकर मैं उस पात्र को बुन पाई। कुछ उसकी हकीकत, कुछ मेरी कल्पना। रौंदे हुए इंद्रधनुष। जोगा सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आप सभी को धन्यवाद। मुझे इतने अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं कि मेरा उत्साह वर्धन खूब हो रहा है, अच्छा लग रहा है, मन खुश हो गया। रौंदे हुए इंद्रधनुष कहानी का शीर्षक है मेरा। न जाने कब से मैं इस हाथ ठेले को चलाए जा रहा हूं, बार बार आंसुओं को पोंछ रहा हूं, पर ये बरसे जा रहे हैं सावन भादों की तरह। सूर्य अपनी प्रचंड किरणों से धरती को शायद भस्म कर देना चाह रहा है। महानगर है, कहीं सड़क के किनारे कोई पेड़ नहीं नजर आ रहा है जहां कुछ देर रुककर सांस ले लूं या ठेले पर पड़ी अपनी रातू को कुछ देर के लिए इस गर्मी से निजात दे दूं। ठेले पर मेरी रातू का शव है, ठेले पर मेरी रातू का शव है। राह चलते अनजान दयावान मुझे और शव को देखते हैं। इस भीड़ भरे भागम भाग वाले शहर में भी उनके मन में पीड़ा है, दया है, और वे रातू के शव पर कुछ रुपए डालकर प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते हैं उस मिट्टी को जिससे आत्मा बाहर जा चुकी है। न जाने क्या क्या विचार मेरे दिमाग में आ रहे हैं। शायद मैं थक रहा हूं, मेरे पांव मेरे विचारों का साथ देने में असमर्थ हैं। चाहे थकूं या रोऊं, मुझे तो चलते जाना है ना। दूर यमुना के किनारे संध्या से पूर्व रातू का अंतिम संस्कार जो करना है।
फिर भगवान से प्रार्थना भी तो करनी है कि अगले जन्म में रातू को सब सुख देना। इस जन्म में इतनी कम उम्र में उसने न जाने कितने जन्मों की सजा भुगत ली है। रातू का और मेरा रिश्ता क्या था हमारा रिश्ता? आज समाज रिश्तों का अर्थ खून का रिश्ता, बॉस का रिश्ता, चापलूसी का रिश्ता या अन्य कई तरह के रिश्ते बनाती है। पर इन सब रिश्तों से अलग कुछ रिश्ते दर्द के होते हैं, भूख के होते हैं। रातू का और मेरा रिश्ता दर्द और भूख का ही था। हमारे जीवन में 2-3 बार ऐसे लोग भी आए जिन्होंने हमारी कहानी लिखनी चाहिए। उसे छपवाकर या टीवी पर दिखाकर वे हमारी सहायता करना चाहते थे, इसलिए वो प्रश्नावली तैयार करके लाते थे। हमसे वो प्रश्नावली भरवाते जिनका उत्तर सही गलत एक शब्द या एक वाक्य में था। जिनका उत्तर सही गलत एक शब्द या एक वाक्य में होते, जीवन की घटनाओं दुर्घटनाओं को एक शब्द या एक वाक्य में समेटने का गुर हमें नहीं आता था। उस प्रश्नावली के आधार पर जो कहानी उन लोगों ने लिखी, वह कहानी मेरी और रातू की तो नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। पर शायद वो कथाकारों की श्रेणी में पैबंद की तरह लगकर उत्सव मना चुके हों। मैं शहर से दूर, बहुत दूर, यमुना किनारे पहुंचकर रातू के शव को अग्नि के हवाले करके बैठा हूं। अग्नि की लपटें आकाश की लालिमा से एक में खोना चाह रही। सूरज डूब रहा है, कहीं लालिमा है तो कहीं राख सा रंग। चिता से जो धुआं निकल रहा है उसके उस पार सूरज भी कुछ कुछ कांपता हुआ सा दिखाई दे रहा है। क्या सूरज भी विचलित है मेरी रातू की मौत से? मैं आकाश, धरती, पवन, सूर्य और जल का आभारी हूँ जिन्होंने मेरी रातू के अंतिम संस्कार में सहयोग दिया और मेरी रातू को निश्चल आलिंगन दिया। हाँ तो सुनो यमुना, सुनो संध्या, सुनो इसलिए कह रहा हूं कि हमारे यहाँ कहानी की वाचक परंपरा रही है। कहानी पढ़ी नहीं जाती, इसलिए मैं अपनी कहानी आपको कह रहा हूँ, आप लोगों को सुना रहा हूँ। पर ध्यान रहे, मैं कथाकार नहीं हूँ, मैं उपन्यासकार नहीं हूँ। अतः गलती हो तो माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो 20-22 वर्ष का भावावेग में डूबा एक लड़का हूँ। घटनाएं आगे पीछे हो सकती हैं, पर जब तक श्मशान में बैठा हूँ, अपनी कहानी आप लोगों को सुनाकर जरा जी हल्का कर लेना चाहता हूँ। धुंधली सी याद है बचपन की। कभी कभी बचपन की घटनाएं पूर्व जन्म की घटनाएं होने का भ्रम पैदा करती हैं। एक बड़ा सुंदर सा बंगला याद आता है जिसमें दादा दादी, मम्मी पापा, बुआ के साथ में रहता था। सुबह शाम हमारे घर में नियम से पूजा होती थी। मैं अक्सर दादाजी या दादी जी की गोद में बैठा करता था और पूजा करता था और शायद आरती भी गाता था, ओम जय लक्ष्मी माता। एक दिन ड्राइवर अंकल ने मुझे स्कूल के दरवाजे पर उतारा। वो आगे बढ़े और मैं गेट की तरफ बढ़ रहा था। फिर क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। मेरे बचपन का या उस जन्म का वहीं अंत हो गया। उसके बाद एक स्टेशन पर ट्रेन खड़ी थी। मेरी आंख खुली। दादा दादी, मम्मी पापा, बुआ, मेरा स्कूल बैग, मेरी पानी की बोतल, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं था। चारों ओर अजनबी चेहरों को देखकर मैं पहले सिसकने लगा, फिर धीरे धीरे रोने लगा और फिर खूब जोर जोर से रोने लगा। ट्रेन से उतरकर भी रोता रहा। जिस ट्रेन से उतरा था वह ट्रेन चली गई। लोग आते जाते मुझे रोता देखते रहे,
पर किसी ने मुझ 2.5-3 साल के बच्चे को प्यार नहीं किया, बिल्कुल आज की तरह। दुनिया तब भी इतनी ही संवेदनहीन थी जितनी आज है। मैं रोते रोते थक गया। तभी मेरे से कुछ बड़े गंदे से 2 लड़के मेरे पास आए। मेरे आंसू पोंछे, पास के नल से पानी पिलाया और कहा, चल माँ के पास चल। और मैं चल पड़ा। वे मुझे जिस जगह लेकर गए वो जगह रेलवे स्टेशन के पास ही थी। वहां कृशकाय गंदी मैले फटे कपड़ों में एक औरत बैठी थी। एक बच्चा उसकी गोद में था और 2-3 उसके आसपास। मुझे देखते ही उस औरत की आंखों में चमक आ गई। जो लड़के मुझे लाए थे उन्होंने उसे बताया कि मैं उन्हें स्टेशन पर रोते हुए मिला। उस औरत ने मुझे बिस्किट का एक पैकेट दिया जो मैंने पूरा का पूरा खा लिया और उससे सट कर उसके पास बैठ गया। चारों ओर भीड़ का रेलम पेला था। गाड़ियां देखकर घर की याद आती रही। मैं रोता रहा, सिसकता रहा, सुबकता रहा। उस माँ के सारे बच्चे थे, बहुत सारे बच्चे थे, मुझसे बड़े छोटे, लड़के लड़कियां सब थे। जो बच्चे मुझे लाए थे उनके नाम छोटू और रामू थे। मैं भी सबके साथ भीख मांगने जाने लगा। रोज सुबह एक आदमी आता जिसे सभी बोलने लायक बच्चे खूसट कहते थे। वह हम सबको अपनी गाड़ी में भरता और अलग अलग चौराहों या मंदिरों पर छोड़ता था और शाम को फिर इकट्ठा करके ले आता था। छोटे बच्चे और लड़कियां माँ के पास सोते थे, बड़े लड़के दूर पेड़ के नीचे पड़े रहते थे। माँ के पास सोते हुए भी डर लगता था क्योंकि माँ बहुत डरावनी थी, काली कलोटी हड्डियों का ढांचा। रामू और छोटू हमेशा खुश रहते। उन्हें भीख मिले तो भी खुश रहते, नहीं मिले तो भी खुश रहते। दोनों मुझे बहुत प्यार करते थे। खूसट जब उन दोनों को मारता था तो खूब जोर जोर से रोते हुए चिल्लाते। मैं तो बहुत डर जाता था। वो दोनों कुछ देर बाद नल का पानी पीते और खुश हो जाते। अपनी चोटों के निशान देखकर भी खुश होते। मारते समय खूसट का चेहरा कैसा होता है उसकी नकल निकाल कर भी खुश होते। कभी कभी मुझे लगता कि उन्हें माँ की ममता, प्यार शायद मिला ही नहीं, इसलिए वो सुख और दुख का अंतर नहीं जानते, बस पशुतुल्य जीवन जी रहे हैं। हाँ, भीख मांगते समय वह मुझे कई तरीके बताते। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि वो अचानक गायब हुए। मैं जहाँ बैठा था वहीं बैठा रहा दिन भर। रात को खूसट या कोई और मुझे लेकर जाता था। ओह, मेरी दूसरी बेटी भी जुड़ गई है, महुआ दुबई से। बहुत बहुत स्वागत है बेटा, बहुत अच्छा लगा। माँ के पास जो लड़कियां सोती थीं उनमें से एक थी रातू। मुझसे शायद 2-3 साल बड़ी रही होगी। वो हम लोगों का ध्यान रखती थी। अब ज्यादातर छोटू, रामू, मैं और रातू एक साथ भीख मांगने जाते। रामू हम सबसे बड़ा था। एक दिन हम चारों को महालक्ष्मी मंदिर पर उतारा गया। हम सीढ़ियों पर आमने सामने बैठकर भीख मांगने लगे। तभी मंदिर में आरती शुरू हो गई। अचानक पता नहीं क्या हुआ, मेरी आंखों के आगे दादा दादी, मम्मी पापा व बुआ का चेहरा घूमने लगा। मैं खड़ा हो गया और जोर जोर से आरती गाने लगा, वो भी तन्मयता से। आश्चर्य इस बात का था कि मुझे पूरी आरती याद थी। यह कब और कैसे याद हुई मुझे नहीं पता। उस दिन मुझे सबसे ज्यादा भीख मिली। खूसट तो बहुत खुश हो गया। अब मंदिर हमारी रोज की जगह हो गई। कभी कभी रात को नींद खुलती तो रातू नहीं दिखती। जिस रात वो नहीं दिखती उसके अगले दिन वो पड़ी रहती। कभी कभी तो 2-3 दिन तक पड़ी रहती, हमारे साथ नहीं जाती। मुझे उसके बिना अच्छा नहीं लगता।
ऐसी ही एक सुबह वो पड़ी थी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा था, चेहरे पर चोट के निशान थे। मैं छोटू रामू के साथ बाहर निकल आया, पर मन नहीं माना। दौड़कर रातू के पास गया, उसके आंसुओं से भीगे चेहरे पर हाथ फिराया तो मेरा हाथ पकड़कर फफक कर रो पड़ी। उसने अपने शरीर की एक दो और चोटों के निशान दिखाए। मैं कुछ कहने ही वाला था कि उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और बाहर जाने का इशारा किया। शायद यही वह क्षण रहा होगा जब रातू का और मेरा दर्द का रिश्ता बना होगा। मैं उस दिन शरीर से मंदिर की सीढ़ियों पर रहा, पर मस्तिष्क में रातू के पास ही रहा। पता नहीं कब आरती हुई, मेरी आंखों के आगे तो बस रातू का चेहरा घूमता रहा। उस रोज शाम भी बहुत देर में हुई। दिन भर मंदिर की सीढ़ियों पर ही रहा, पर देवी माँ से अपनी रातू की सलामती की दुआ तक नहीं कर सका। पंडित जी की पैनी निगाहों ने शायद मेरी अस्थिर मानसिकता को पढ़ लिया। उन्होंने पहली बार मेरे सर पर हाथ रखा। उनका स्नेहिल स्पर्श मुझे ताकत दे गया और मैं छोटा सा बच्चा, उस दिन मैंने एक संकल्प कर लिया। कुछ दिन बाद एक दोपहर पंडित जी को अकेले देख मैंने उनसे अपने पढ़ने की इच्छा जाहिर की और खूंसट का भय भी बता दिया। पंडित जी ने कहा, दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो मार्ग की बाधाएं समयानुसार सोच व परिश्रम से दूर हो सकती हैं। उन्होंने कहा था, तुम हमारे आश्रम में रहकर पढ़ सकते हो, सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। तब मैंने उन्हें रातू की हालत बताई और उस बाल उम्र में ये समझाने का प्रयास किया कि रातू मेरी जिम्मेदारी है। पंडित जी के प्रयास से मुझे पास के स्कूल में दाखिला मिल गया। मंदिर के बाद मैं स्कूल जाता और ये तीनों भीख मांगते थे। जो भी स्कूल से पढ़कर आता इन तीनों को पढ़ाने का प्रयास करता। स्कूल के दूसरे बच्चे मुझसे दूरी बनाए रखते, पर मैं उस ओर ध्यान नहीं देता क्योंकि मेरा लक्ष्य था पढ़ाई। सारी पढ़ाई भीख मांगने के साथ चल रही थी। तभी एक दिन बेटाइम खूंसट आ गया। उसने उन तीनों के साथ मुझे नहीं देखा तो लगा पूछताछ करने। फिर छोटू और रामू को की खूब ठुकाई हुई। रातू को रात में देख लेने की धमकी दी गई। मार से बेदम छोटू टूट गया और उसने सच बता दिया। वह रात मेरे लिए बड़ी दुखदाई थी। सारे कपड़े उतरवा दिए गए और पहली बार लात, डंडे, घूसे और गालियां। उस रात के दाग आज भी मेरे तन से ज्यादा मन पर है। मैं आप लोगों को सच कह रहा हूं, रातू की अगन के आगे झूठ नहीं बोलूंगा। उस रात मुझसे ज्यादा रातू रोई थी। अगले दिन खूंसट ने अपने ही जैसे किसी दूसरे आदमी के साथ मुझे दूसरे शहर भेज दिया। तब मैं बिस्किट से बहल जाने वाला बच्चा नहीं था, शायद किशोरावस्था की दहलीज पर था। नंगेपन का दर्द, टूटी टांग, चोटों का दर्द और रातू की चिंता, तन मन की अजीब हाल थे। ओह, व्यास जी भी जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। तन मन के अजीब हालात थे। नए शहर में भीख मांगने का काम बदस्तूर जारी रहा। टांग के दर्द से कभी कराहता, कभी बिलबिलाता, रोता, पर दया या सहानुभूति ये चीजें यहाँ किसी को छू नहीं गई थी। जब जरा ठीक हुआ तो लाल बत्ती पर रुकने वाली गाड़ियों के शीशे पोंछा करता था। एक दिन पुराने शहर के नाम वाली बस दिखाई दी। मैं बस का शीशा साफ करते करते लंगड़ा उस बस में चढ़ गया। हरी बत्ती हो गई और बस चल पड़ी। मैं लौट आया अपने पुराने शहर में। रातू की सांस जहां की पवन में बह रही थी, वहां आकर मुझे एक अजीब सी खुशी का एहसास हुआ।
मन तो कह रहा था कि रातू के पास जाऊं, पर वक्त और स्थितियों ने मुझे समय से पहले ही समझदार बना दिया था। छिपते छिपाते पंडित जी के पास पहुंचा और उन्हें सब कुछ बताया। उन्होंने कहा, रातू की सहायता करनी है तो पहले सहायता के लायक बनो, पढ़ो लिखो कुछ कमाओ। अब मैं आश्रम में लिखता पढ़ता रहता और काम करता रहता। पंडित जी से उन तीनों के समाचार मुझे अक्सर मिल जाते थे। जिस दिन रातू के नहीं आने का समाचार मिलता, उस दिन मन या तो उद्विग्न रहता या उदास। वो पता नहीं कैसा समय था। पंडित जी के मार्गदर्शन ही था कि मुझे पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं सूझता था। मैंने 12वीं पास की। पंडित जी प्रसन्न थे और वो चाहते थे कि मैं महानगर में जाके आगे बीए की पढ़ाई करूं, पर मैं दुविधा में था। मैं पढ़ना तो चाहता था, पर अब मैं रातू के बिना कहीं बाहर नहीं जाना चाहता था। वैसे ही उसे देखे हुए एक लंबा अरसा गुजर गया था। बस यही बात मैंने पंडित जी की नहीं मानी। हार कर एक दिन उन्होंने मेरे हाथ में दिल्ली का टिकट रखा और एक पत्र भी किसी परिचित के नाम का था, जिस पर उनका पता लिखा था। टिकट पर जब मैंने 2 बर्थ देखी तो पंडित जी के प्रति श्रद्धा से मेरी आंखें भर आईं, आंसू बह निकले। पंडित जी के पैर पकड़कर बहुत रोया। मेरी चाहत थी रातू की सेवा करना, जिसे उन्होंने निश्चल मन से समझा। निश्चित दिन निश्चित समय पर मैं स्टेशन पहुंचा। इधर उधर देखा, तीनों में से कोई नहीं दिखा। अपने कंपार्टमेंट में पहुंचकर सीट पर पहुंचा तो रातू वहां पहले से ही मौजूद थी। कमजोर पीली हड्डियों का ढांचा थी रातू। छोटू और रामू दूर से देख रहे थे। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई थी। थोड़ी देर में ट्रेन चल पड़ी और छूट गया वो शहर। सारी रात हम दोनों कब सोए कब जागे पता नहीं, पर भोर की पहली किरण के साथ हमारी गाड़ी देश की राजधानी में खड़ी थी। पता ढूंढते ढूंढते, जैसा कि पंडित जी ने बताया था, हम पहुंच गए। पंडित जी के दिए हुए पैसे ही इस प्रदेश में हमारा सहारा थे। पंडित जी के मित्र ने अपने गैराज में हमें जगह दे दी। दिल्ली में रहने का ठिकाना ही तो बहुत मुश्किल था। वह वर्ष हमारा विपदाओं से भरा हुआ था। काम ढूंढना, कैसा काम, क्या काम, मैं क्या काम कर सकता हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं था। वहां लगता था 12वीं पास करना मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया है, पर यहाँ शहर आके पता लगा कि 12वीं पास करना कुछ भी नहीं है। कुछ ही समय में मेरे बहुत से भ्रम टूटे, पर फिर भी अब भीख मांगना मुझे बर्दाश्त नहीं था। कभी काम कभी फाके में दिन गुजर रहे थे। तभी पंडित जी के कहने पर या मेरी नेक चलनी पर मकान मालिक ने मुझे अपनी दुकान पर काम दे दिया। मन लगाकर काम करता, रातू की सेवा भी करता। रातू को पहली बार जब डॉक्टर को दिखाने के लिए लेकर गया तो डॉक्टर ने चेकअप के बाद कहा, आपको क्या एड्स है? मैंने मना किया तो उन्होंने कहा, इतनी कम उम्र में इस लड़की को कैसे हो गया? मैं क्या जवाब देता। कभी कभी रातू की सेवा व इलाज करते कराते मैं विचलित हो जाता। तब पंडित जी की बात मुझे ताकत देती कि अगर मनुष्य में दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन हो तो ईश्वर भी उसका साथ देता है। क्या जाने कब चमत्कार हो जाए। मैं उसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहा था। कल शाम से ही वो मुझे बराबर देख रही थी। शाम रात में बदलने लगी। आज तो कहती रही, आज सोने का मन नहीं है, सिर्फ तुम्हें देखते रहने की इच्छा है। ईश्वर बहुत महान है, उसने तुम्हारे जैसा दोस्त मुझे दिया। मैं थका हुआ था। अपनी दरी पर हाथ का तकिया बनाए लेटा रातू को देख रहा था। पता नहीं कब मेरी आंख खुल गई, आंख लग गई।
पता नहीं कब मेरी आंख लग गई, सुबह आंख खुली तो रातू मुझे ही देख रही थी। बस उसके शरीर में हरकत ही तो नहीं हो रही थी। मैं रोया, रातू से लिपट कर फूट फूट कर रोया। जब चेतना हुई तो दाह संस्कार जैसे शब्द याद आए। कहाँ कैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दुकान का ठेला, ठेले पर रातू का शरीर। कष्ट महसूस करने वाली आत्मा चली गई। उसके आगे तो सब आपको बता ही चुका हूँ। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि उसकी आत्मा को शांति दे। पर अब मैं किसके लिए, मैं किसके सहारे जीऊंगा? अब मेरे जीने का उद्देश्य क्या है? हे ईश्वर, शायद मेरे कंधे पर स्नेहिल स्पर्श भगवान का ही है, रातू का तो हो नहीं सकता। अरे पंडित जी आ गए, मुझ बिखरे हुए को समेटने पंडित जी आ गए। आज फिर मैं पंडित जी का पैर पकड़कर रो रहा हूं, फूट फूट कर रो रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। 1 घंटे का समय था, समय पूर्ण हुआ। आप सबने मुझे बहुत अच्छे से सुना। आप सबकी आभारी हूँ और आभारी हूँ कवि समाज रावत सर की, जिन्होंने आप सब से मिलने का मुझे ये अवसर दिया। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।